कहानी इजिप्ट के असवान इलाके से शुरू होती है, जहां एक फैमिली सफर से लौट रही होती है। परिवार में माता पिता और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें एक लड़की लाइला भी शामिल है। रास्ते भर बच्चे और उनके पिता मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन लैला की माँ किसी गहरी चिंता में डूबी दिखाई देती है। घर पहुंचते ही लैला को पता चलता है कि उनके पालतू पक्षी पर किसी ने हमला किया है। ये देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। वह बच्चों को दूर रहने के लिए कहती है और खुद उस घायल पक्षी को खत्म कर देती है। इसके बाद वह अपने पति के साथ घर के अंदर बने एक गुप्त तहखाने में जाती है। तहखाने में एक रहस्यमयी पत्थर का कोफिन रखा होता है। दोनों सावधानी से उसका ढक्कन उठाते हैं। अंदर एक मम्मी दिखाई देती है। पति घबराकर पूछता है कि क्या वह जाग चुकी है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक कोफिन के भीतर से हमला होता है और जंजीरों की चपेट में आकर पति की मौत हो जाती है। डरी हुई पत्नी अंधेरे तहखाने में अकेली रह जाती है। इसके बाद कहानी कैरो में रहने वाले चार्ली और उसके परिवार की तरफ बढ़ती है। चार्ली एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपनी पत्नी लीसा और बच्चों केटी तथा सेबास्टियन के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा होता है। एक दिन केटी अकेली गार्डन में खेल रही होती है। तभी फेंस के पास खड़ी एक अजनबी औरत उससे बात करती है। वह खुद को लैला की मां बताती है और केटी से दोस्ताना व्यवहार करने लगती है। कुछ देर बाद वह केटी को कैंडीज और एक एप्पल देती है। उधर चार्ली को घर के अंदर छिपे हुए कैंडी रैपर्स मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि कोई लंबे समय से केटी से मिल रहा था। गार्डन में वह रहस्यमयी औरत केटी से माफी मांगती है और कोई अजीब सा मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक एप्पल के अंदर से निकला एक कीड़ा केटी के मुंह में चला जाता है। केटी की हालत बिगड़ने लगती है। उसी समय चार्ली बाहर पहुंचता है, लेकिन तब तक केटी गायब हो चुकी होती है। उसे सिर्फ टूटी हुई फेंस दिखाई देती है। चार्ली अपनी बेटी को खोजने निकलता है। तभी एक भयंकर सैंडस्टॉर्म पूरे इलाके को घेर लेता है। तूफान के बीच उसे एक औरत किसी छोटी लड़की को लेकर भागती दिखाई देती है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। कुछ देर बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पूछताछ के दौरान ऑफिसर्स को शक होने लगता है कि शायद फैमिली कुछ छिपा रही है। यह सुनकर चार्ली अपना आपा खो बैठता है। इसके बाद कहानी सीधे 8 साल आगे बढ़ जाती है। फिर भी केटी का कोई पता नहीं चलता। अब यह फैमिली मेक्सिको में बस चुकी होती है। लीसा आज भी अपनी खोई हुई बेटी को भूल नहीं पाई है। इस बीच उनकी एक और बेटी मिया जन्म ले चुकी है। सेबास्टियन भी बड़ा हो चुका है, लेकिन केटी के गायब होने का रहस्य आज भी इस फैमिली का पीछा कर रहा होता है। डिनर के दौरान सेबास्टियन अपनी माँ को यूरोप स्कूल ट्रिप का मैसेज दिखाता है, लेकिन लीसा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। ये सुनकर सेबास्टियन नाराज हो जाता है। वह कहता है कि माँ आज भी केटी के गायब होने के डर से बाहर नहीं निकल पाई है। गुस्से में वह बोल देता है, मैं केटी नहीं हूँ। ये बात लीसा के दिल को चोट पहुंचा देती है और सेबास्टियन टेबल छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह कहानी इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट में पहुंचती है। एक आदमी साइकिल से कहीं जा रहा होता है। अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है, इसलिए वह रुककर उसे ठीक करने लगता है। तभी पीछे से एक भयानक धमाका सुनाई देता है। मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। वह सावधानी से क्रैश साइट की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ आग, धुआं और मलबा फैला हुआ था। वहां उसे एक मृत शरीर दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक आई बॉल पर जाती है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो एक लाश पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। डर के मारे वह पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक रहस्यमयी काला बसाल्ट कॉफिन दिखाई देता है। प्लेन क्रैश की खबर जल्द ही अथॉरिटीज तक पहुंच जाती है। कुछ समय बाद 2 आर्कियोलॉजिस्ट उस कॉफिन की जांच शुरू करते हैं। भारी ढक्कन हटाने पर उन्हें अंदर एक मम्मी मिलती है। जैसे जैसे वे उसकी परतें हटाते हैं, उन्हें अजीब सिंबल्स और रहस्यमयी निशान दिखाई देने लगते हैं। फिर एक परत के नीचे एक डरावना हाथ नजर आता है, जो इंसानी हाथ जैसा बिल्कुल नहीं था। दोनों आर्कियोलॉजिस्ट्स लगातार तस्वीरें लेते रहते हैं। आखिरकार जब चेहरे पर बंधी पट्टियां हटाई जाती हैं, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह मम्मी किसी वयस्क की नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची की थी, लेकिन उसकी हालत बेहद भयावह थी। और तभी वह अचानक जोर से सांस लेती है। उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। ये दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन बदल जाता है। चार्ली अपने परिवार के साथ समय बिताता दिखाई देता है। सब लोग बाहर पिज्जा खाने जाते हैं और काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी चार्ली के पास ब्राइस का फोन आता है।
ब्राइस कायरो में यूएस एम्बेसी का डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था और उसके पास चार्ली के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर थी। यह खबर सुनते ही चार्ली और लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्राइस उन्हें बताता है कि केटी जिंदा मिल चुकी है। 8 सालों से जिस खबर का इंतजार था वह आखिरकार उनके सामने थी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चार्ली और लीसा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। खुशी, राहत और यकीन न होने वाली भावनाएं एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थीं। इसके तुरंत बाद वे केटी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन कमरे में जाने से पहले एक डॉक्टर उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि केटी की शारीरिक और मानसिक हालत बेहद नाजुक है। लंबे समय तक धूप से दूर रहने और गंभीर कुपोषण की वजह से उसका शरीर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डॉक्टर यह भी बताता है कि केटी गहरी कैटाटोनिक स्टेट में है, जिसकी वजह से उसके शरीर में अचानक झटके आते हैं और वह अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। उसे भारी सिडेशन पर रखा गया है, फिर भी उसकी हालत पूरी तरह स्थिर नहीं है, इसलिए उसके साथ बेहद शांति और धैर्य से पेश आने की जरूरत है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे का दरवाजा खोलता है और पूरे 8 साल बाद चार्ली और लीसा अपनी बेटी केटी को देखते हैं, लेकिन उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो पहले वाली केटी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। चार्ली उसके चेहरे पर बने पुराने घावों के निशान देखता है। डॉक्टर बताता है कि ये चोटें उसने खुद को पहुंचाई थीं। लीसा धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और उसे महसूस करने की कोशिश करती है। डॉक्टर का मानना था कि परिवार का प्यार शायद उसे इस हालत से बाहर ला सके। तभी अचानक केटी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। चार्ली सावधानी से उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन अगले ही पल केटी दोनों के हाथों को असामान्य ताकत से पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और कमरे का माहौल एकदम बेचैन कर देने वाला बन जाता है। इसके बाद सीन बदल जाता है। ऑफिसर जैकी चार्ली और लीसा को एक रहस्यमयी कॉफिन की तस्वीरें दिखाती है। यही कॉफिन प्लेन क्रैश साइट के पास मिला था। जैकी बताती है कि यह एक प्राचीन बसाल्ट कॉफिन है, जिसकी उम्र लगभग 2000 से 3000 साल मानी जा रही है। फिर वह एक और चौंकाने वाली बात बताती है। प्लेन क्रैश के समय केटी उसी कॉफिन के अंदर मौजूद थी। ये सुनकर चार्ली पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह पूछता है, मेरी बेटी एक प्राचीन कॉफिन के अंदर क्या कर रही थी? जैकी समझाती है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो कई बार ऐतिहासिक कलाकृतियों का इस्तेमाल छिपाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उन पर आमतौर पर कम शक किया जाता है। और शायद केटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पिछले 8 सालों में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद चार्ली जैकी से पूछता है, क्या तुम सच में उन लोगों तक पहुंच पाओगी जिन्होंने मेरी बेटी को इतने सालों तक छुपाकर रखा? जैकी भरोसा दिलाती है कि वह इस मामले को अंत तक लेकर जाएगी। सीन बदलता है और चार्ली तथा लिसा केटी को अपने घर ले आते हैं। घर में मिया और कार्मेन उसे देखने के लिए बेहद उत्साहित थीं। लेकिन जैसे ही वे केटी को देखते हैं, उनकी खुशी चिंता में बदल जाती है। केटी की हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थी। काफी मुश्किल के बाद चार्ली और लीसा उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। मिया मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है। वहीं कार्मेन उसके लिए प्रार्थना करने लगती है, लेकिन तभी केटी की नजर सीधे कार्मेन पर टिक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो। कार्मेन प्यार से उसके माथे को चूमती है, लेकिन जैसे ही वह आमेन कहती है, केटी अचानक अपना सिर जोर से उसके चेहरे पर मार देती है। कार्मेन पीछे गिर जाती है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। अगले ही पल केटी का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वह चीखने लगती है और उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज हो जाती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। चार्ली उसे पकड़कर संभालने की कोशिश करता है, जबकि लिसा जल्दी से सेडेटिव इंजेक्शन देती है। कुछ देर बाद जाकर केटी शांत होती है। रात गहराने के बाद जब पूरा घर सो रहा होता है, तभी मिया को अजीब सी ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। पहले वह इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन आवाज लगातार आती रहती है। डरकर वह सेबास्टियन को जगा देती है। सेबास्टियन पहले कहता है कि शायद बाहर कोई जानवर होगा, लेकिन तभी वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार दोनों साफ समझ जाते हैं कि आवाज घर के अंदर से आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारों के पीछे बने सर्विस कॉरिडोर में दौड़ रहा हो। उसी समय चार्ली ऊपर जाता है और देखकर सन्न रह जाता है।
केटी अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह घबराकर लीसा को आवाज देता है। उधर सेबास्टियन एहतियात के तौर पर एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और तभी सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है, मानो उसके पीछे कोई मौजूद हो। सेबेस्टियन सावधानी से उस हिलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चार्ली और लीसा भी कमरे में पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन घबराकर बताता है कि दीवारों के पीछे कोई मौजूद है। सच्चाई जानने के लिए लीसा सर्विस कॉरिडोर का दरवाजा खोल देती है। अचानक केटी बिजली जैसी रफ्तार से बाहर निकलती है। उसे देखकर सब बुरी तरह चौंक जाते हैं। लीसा तुरंत उसके पीछे अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ पड़ती है, लेकिन केटी की गति किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। वह कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो जाती है। उधर चार्ली दूसरी तरफ से अंदर जाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केटी की जगह लीसा बाहर निकलती है। दोनों हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं। तभी जमीन पर उन्हें एक स्कॉर्पियन दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, केटी अचानक उसे उठा लेती है और सबके सामने उसे निगलना शुरू कर देती है। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। काफी संघर्ष के बाद वे केटी को काबू में कर पाते हैं। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से गाढ़ा हरे रंग का तरल निकलने लगता है। अगली सुबह लीसा और कार्मेन उसकी देखभाल कर रही होती हैं। तभी लीसा की नजर केटी के पैरों पर पड़ती है। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और कठोर हो चुके थे। जब लीसा उन्हें काटने की कोशिश करती है तो एक बड़ा नाखून टूटने के साथ त्वचा भी उखड़ जाती है। ये देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उधर चार्ली केटी के कमरे से जुड़े कॉरिडोर को बंद कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब और सड़ी हुई बदबू महसूस होती है। वह नीचे पड़ी रग हटाता है तो उसके नीचे कोई रहस्यमयी चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। उसी समय लीसा की चीख सुनाई देती है। चार्ली तुरंत भागकर वहां पहुंचता है। उसे पता चलता है कि केटी लीसा और कार्मेन पर हमला करके भाग चुकी है। चार्ली उसका पीछा करता है और देखता है कि वह सीढ़ियों पर असामान्य तरीके से रेंग रही है। कुछ पल के लिए वह उसे देख पाता है, लेकिन अगले ही सेकंड केटी फिर गायब हो जाती है। तभी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। चार्ली सावधानी से आगे बढ़ता है और दीवार पर खून से बना एक हाथ का निशान देखता है। माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक केटी उसके पीछे दिखाई देती है और जो दृश्य चार्ली देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। केटी लोहे की छड़ से अपनी ही टांग को बुरी तरह घायल कर रही थी। इसके बाद सीन बदल जाता है। लीसा उसकी चोटों पर पट्टी बांध रही होती है। उसी दौरान चार्ली चिंता जताता है। वह कहता है कि केटी अब पूरे परिवार के लिए खतरा बनती जा रही है। शायद उसे किसी विशेष मेडिकल फैसिलिटी में रखना पड़े। लेकिन लीसा इस बात से सहमत नहीं होती। उसका मानना था कि केटी अपने परिवार के बीच ही सबसे सुरक्षित है। चार्ली कहता है कि जब तक उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि पिछले 8 सालों में उसके साथ क्या हुआ, तब तक वे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे बातचीत बहस में बदल जाती है। लीसा केटी के गायब होने के लिए चार्ली को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि चार्ली कहता है अगर उन्होंने उस रहस्यमयी औरत और केटी की सीक्रेट फ्रेंड वाली बात को पहले गंभीरता से लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। दुखी और गुस्से में लीसा केटी के कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। वह बार बार केटी से कुछ बोलने की विनती करती है, लेकिन केटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आखिरकार लीसा अपना धैर्य खो बैठती है और उस पर चिल्लाने लगती है। फिर भी केटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। अचानक वह लीसा के चेहरे पर थूक देती है। उधर चार्ली गिरी हुई व्हील चेयर को उठाते समय एक अजीब चीज नोटिस करता है। उसे पहिए में वही सूखी परत फंसी मिलती है जो पहले केटी की टांग से अलग हुई थी। ध्यान से देखने पर उसे महसूस होता है कि उस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सच्चाई जानने के लिए चार्ली आर्कियोलॉजी प्रोफेसर बिक्सलर से मिलने पहुंचता है। वह तस्वीरें दिखाकर उनसे मदद मांगता है। बिक्सलर उन चिन्हों को देखकर हैरान रह जाता है। वह बताता है कि यह एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट है जिसे हायरेटिक कहा जाता था, लेकिन चार्ली असली स्रोत छुपा लेता है और सिर्फ उसका मतलब जानना चाहता है। उसी रात चार्ली केटी के कमरे में बैठा होता है। केटी लगातार अपने दांत बजा रही होती है। शुरुआत में यह एक अजीब आदत लगती है, लेकिन कुछ देर बाद चार्ली को एहसास होता है कि इन आवाजों में एक पैटर्न है। अचानक उसे याद आता है मॉर्स कोड। वह तुरंत पेन और पेपर उठाकर सिग्नल्स लिखना शुरू कर देता है। फिर केटी की पुरानी चीजों में रखी मॉर्स गाइड की मदद से वह संदेश पढ़ लेता है। केटी बार बार सिर्फ एक नाम दोहरा रही थी,
लैला, लैला। ये सुनते ही चार्ली तुरंत ऑफिसर जैकी को सूचना देता है। जैकी पूछती है कि क्या केटी के गायब होने के बाद कभी लैला नाम की किसी लड़की का कोई मैसेज आया था। ये सवाल सुनकर चार्ली पुरानी चिट्ठियों और पोस्ट कार्ड्स का एक बॉक्स निकालता है। उनमें से एक एनवेलोप बाकी सबसे अलग दिखाई देता है। उस पर वही सिंबल बना था जो केटी को कैंडी देने वाले रैपर पर मौजूद था। कार्ड लैला खलील नाम की लड़की की तरफ से भेजा गया था। उसमें लिखा था कि उसे केटी के साथ हुई घटना का अफसोस है, क्योंकि केटी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ये सुराग मिलते ही जैकी लैला को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर रात के समय मिया अकेले बाथरूम से लौट रही होती है। तभी उसे केटी के कमरे से धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है। हैरान होकर वह दरवाजे के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम गाना गा रही हो? इस बार अंदर से जवाब आता है। केटी कहती है, अब मैं बात भी कर सकती हूँ। मिया खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल बातचीत अजीब दिशा में जाने लगती है। केटी उससे उसके बारे में सवाल पूछने लगती है, फिर अचानक कहती है कि वह उसके छोटे पैरों का स्वाद जानना चाहती है। ये सुनकर माया डर जाती है। तभी दरवाजे के नीचे से एक लंबी जीभ बाहर निकलती है और उसके पैरों को छूने लगती है। मिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन केटी किसी अनजानी भाषा में बोलना शुरू कर देती है। अचानक माया का शरीर हवा में उठ जाता है और अगले ही पल वह दरवाजे से जा टकराती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। सीन फिर चार्ली की तरफ लौटता है। कुछ समय बाद प्रोफेसर बिक्सलर चार्ली को ट्रांसलेशन के नतीजे बताता है। उसके अनुसार उन परतों पर एक शब्द बार बार लिखा हुआ था, नाजारियन। चार्ली इसका मतलब पूछता है। तब बिक्सलर उसे एंशिएंट इजिप्शियन डीमोनोलॉजी पर आधारित एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसमें बताया जाता है कि नाजारियन एक बेहद भयावह शक्ति थी। लोग उससे उस समय से डरते थे जब डर को बयान करने के लिए शब्द भी मौजूद नहीं थे। कहा जाता था कि वह परिवारों को तोड़ देती थी, प्यार की जगह नफरत भर देती थी, और जहां वह पहुंचती वहां विनाश पीछे छोड़ जाती। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार करीब 2000 ईसा पूर्व के बाद उससे जुड़ी लगभग सारी जानकारियां गायब हो गई। कुछ कथाओं में दावा किया गया कि उसे किसी शक्तिशाली रिचुअल के जरिए कैद कर दिया गया था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बिक्सलर एक और चौंकाने वाली बात बताता है। केटी से मिली उन परतों पर प्रोटेक्टिव स्पेल्स लिखे हुए थे, जिनका मकसद उसी दुष्ट शक्ति को दूर रखना था। यह सुनकर चार्ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे डर सताने लगा था कि कहीं वह अंधेरी शक्ति केटी के अंदर तो नहीं आ चुकी। उधर डीमन के प्रभाव में मिया का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा था। स्कूल में वह अपनी टीचर को भद्दी बातें कहने लगती है, और यह सब देखकर केटी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। इसी बीच ऑफिसर जैकी आखिरकार लैला खालिद के घर पहुंच जाती है। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। एक खुला दरवाजा देखकर वह सावधानी से अंदर जाती है। घर लगभग खाली दिखाई देता है। जांच करते हुए उसे एक कमरे में छोटा पिरामिड मिलता है। तभी उसका पैर एक चेन से टकराता है। चेन खींचते ही फर्श के नीचे छिपा हुआ सेलर खुल जाता है। जैकी नीचे उतरती है और उसी अंडरग्राउंड चेम्बर तक पहुंच जाती है, जहां सालों पहले एक रहस्यमयी ममी छिपाई गई थी। कुछ देर बाद जब वह ऊपर लौटती है तो सामने लैला की मां बंदूक ताने खड़ी मिलती है। जैकी उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है, लेकिन वह अचानक हमला करने दौड़ पड़ती है। मजबूर होकर जैकी गोली चला देती है। मरने से पहले भी वह औरत कोई जवाब नहीं देती। उसी समय एक छोटी लड़की घर के बाहर दिखाई देती है। जैकी उसे देखकर पीछा करती है। लड़की भागते हुए एक जगह रुकती है और मिट्टी खोदकर एक छोटा बॉक्स निकालती है। बॉक्स के अंदर केटी नाम की एक VHS टेप रखी होती है। तभी लड़की खुद को लैला खलील बताती है। सीन वापस केटी के घर पहुंचता है। कार्मेन उसके पास बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। वहीं चार्ली माया और सेबास्टियन को स्कूल से वापस लेकर आ रहा होता है। माया का व्यवहार अब और भी डरावना हो चुका था। वह रास्ते भर अजीब बातें बड़बड़ाती रहती है। उधर केटी के कमरे में अचानक माहौल बदल जाता है। केटी कार्मेन के हाथ पर जोर से काट लेती है और कहती है कि वह उसका दिल धड़कना बंद कर सकती है। डरी हुई कार्मेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक केटी की आवाज पीछे से सुनाई देती है। जब कार्मेन मुड़ती है तो कमरे में कोई नहीं होता। फिर केटी की व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है और अगले ही पल केटी उसे जोर से गिरा देती है। कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं।
कार्मेन के गले में पड़ा क्रूसिफिक्स नेकलेस अपने आप कसने लगता है, उसका दम घुटने लगता है और फिर वह हवा में उड़ जाती है। केटी शांत आवाज में कहती है, डरो मत, मरना इतना बुरा नहीं होता। अगले ही सेकंड एक अदृश्य ताकत कार्मेन को खिड़की से बाहर फेंक देती है। नीचे चार्ली और सेबास्टियन ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं, लेकिन मिया केवल हंसती रहती है। कुछ देर बाद लीसा कमरे में पहुंचती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि टूटी हुई खिड़की के पास केटी आराम से सो रही होती है। बाहर कार्मेन गंभीर हालत में पड़ी होती है और पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। दूसरी तरफ जैकी केटी वाली VHS टेप देख रही होती है। वीडियो में लैला की माँ एक भयावह रिचुअल करती दिखाई देती है। वह बताती है कि मासूम बच्चों का शरीर सबसे लंबे समय तक उस शक्ति को संभाल सकता है। ये सुनकर जैकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वह हिरासत में बंद लैला से मिलने जाती है। लैला दिखाती है कि उसकी जीभ काट दी गई है, क्योंकि उसने एक बार सच्चाई बताने की कोशिश की थी। लिखकर वह जैकी को बताती है कि केटी को उस बॉक्स से कभी बाहर नहीं निकालना था, लेकिन मजबूरी में बॉक्स को दूसरी जगह ले जाया गया और कुछ समय बाद प्लेन क्रैश हो गया। फिर लाइला जल्दी से एक जरूरी संदेश लिखती है। मैसेज पढ़ते ही जैकी घबरा जाती है। वह तुरंत चार्ली को फोन मिलाती है, लेकिन इस बार चार्ली कॉल रिसीव नहीं करता। अगले सीन में कार्मेन की फ्यूनरल सेरेमनी चल रही होती है। मिया अब भी अजीब हरकतें कर रही होती हैं। वह छत को घूरती रहती है और अचानक अपना एक दांत खुद निकाल देती है। फिर खून मेहमानों के खाने पर थूक देती है। उधर चार्ली अकेला केटी के कमरे के बाहर बैठा सोच रहा होता है। तभी सेबास्टियन भागता हुआ उसके पास आता है, क्योंकि घर में कुछ और भयावह होने वाला था। उसी समय सेबास्टियन को कमरे के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते डरते दरवाजे के पास जाता है। तभी अंदर से केटी मीठी आवाज में उसे बुलाती है और बाहर निकालने की विनती करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी बातें डरावनी हो जाती हैं। वह सेबास्टियन को परिवार की हर बुरी घटना का जिम्मेदार बताने लगती है। घबराकर सेबास्टियन अपने कमरे में भाग जाता है। उधर मिया पूरी तरह डीमन के प्रभाव में आ चुकी होती है। वह कार्मेन के शव के पास जाकर उसके नकली दांत निकाल लेती है, फिर उन्हें पहनकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। उसी दौरान केटी छत के रास्ते हॉल में पहुंच जाती है। अचानक माया एक मेहमान पर हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच केटी कार्मेन के कॉफिन में कूद जाती है। जब लीसा पास पहुंचती है तो देखकर दंग रह जाती है कि केटी शव को नोच रही है। रात होने पर केटी को व्हीलचेयर से बांध दिया जाता है। चार्ली पूरी रात उसके पास बैठकर निगरानी करता है, लेकिन डामन अब सेबास्टियन को भी कंट्रोल करने लगता है। तभी ऑफिसर जैकी घर पहुंचती है। वह बताती है कि VHS टेप में केटी के अपहरण और रिचुअल की पूरी सच्चाई छिपी है। टेप में खुलासा होता है कि लैला की माँ एक प्राचीन कल्चर का हिस्सा थी। उनका मानना था कि नाजारियन नाम का डीमन एक होस्ट बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बार केटी को नया होस्ट बनाया गया था। वीडियो में दिखाई देता है कि डरी हुई केटी को रिचुअल के बीच एक प्राचीन मम्मी के ऊपर लिटाया जाता है। कुछ देर बाद काला तरल मम्मी के शरीर से निकलकर केटी के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहीं से डीमन उसके भीतर कैद हो जाता है। फिर सेक्रेट बाइंडिंग्स में लपेटकर उसे कॉफिन में बंद कर दिया जाता है। कल्ट का इरादा था कि केटी पूरी जिंदगी उसी कैद में रहे, लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से रिचुअल अधूरा रह गया। सच्चाई जानने के बाद चार्ली और लीसा टूट जाते हैं। उधर केटी अपने शरीर से आखिरी प्रोटेक्टिव बाइंडिंग भी हटा देती है और डीमन पूरी ताकत हासिल कर लेता है। उसी समय बाहर भयंकर सैंडस्टॉर्म शुरू हो जाता है। कमरे के अंदर केटी का शरीर डरावने रूप में बदलने लगता है। वह हवा में उठ जाती है। अचानक घर में हमला शुरू हो जाता है। केटी, चार्ली, लीसा और जैकी पर एक के बाद एक वार करती है। जैकी को भी गंभीर चोट लगती है, लेकिन उसे रिचुअल वाला मंत्र याद होता है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या वह मंत्र पूरा पढ़ सकती है। जैकी हाँ कहती है। दोनों मिलकर आखिरी कोशिश शुरू करते हैं। केटी बार बार चार्ली पर हमला करती है, लेकिन चार्ली हार नहीं मानता। दर्द सहते हुए जैकी मंत्र पढ़ती रहती है। जैसे जैसे मंत्र पूरा होने लगता है, नाजारियन केटी के शरीर से बाहर निकलने लगता है। उसी पल चार्ली लीसा की तरफ देखकर उससे माफी मांगता है और फिर काला तरल केटी के मुंह से निकलकर चार्ली के अंदर चला जाता है। डीमन अब केटी को छोड़कर चार्ली का होस्ट बन चुका था। कुछ देर बाद केटी होश में आती है। कई सालों बाद पहली बार वह अपनी माँ को आवाज देती है। लीसा खुशी और राहत से रो पड़ती है।
लेकिन चार्ली को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। अंत में उसे एक खास कॉफिन जैसी कैद में बंद कर दिया जाता है, जहां केटी मॉर्स कोड के जरिए उसे संदेश भेजती है। कुछ देर बाद चार्ली भी जवाब देता है कि वह अब भी अपने परिवार से प्यार करता है। समय बीतता है और केटी फिर से सामान्य जीवन जीने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइनल सीन में लीसा और जैकी लायला की मां तक पहुंचती हैं, जो अब भी जिंदा होती है और कैद में रखी गई होती है। चार्ली को भी व्हील चेयर पर वहां लाया जाता है। उसे देखकर लैला की मां डर जाती है। फिर जैकी वही प्राचीन मंत्र दोबारा पढ़ना शुरू करती है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वे नाजारियन को चार्ली के शरीर से निकालकर उसके असली जिम्मेदार व्यक्ति के अंदर भेजने वाले हैं। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।